नाज़रीन इकराम, आज 21 मई जुमेरात का दिन है। इंतहाई अहम अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेशन का यह सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, आज की पहली खबर इंतहाई हैरानकुन है। जिस बंदे ने यह काम किया है उसके बारे में शायद आप ये सोचें कि इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। शेर अफजल खान मरवत साहब पहुंचे हैं आईनी अदालत के अंदर और वहां पर जाकर यह दरखास्त दी है कि अली अमीन गंडापुर को उनकी सीट पर बहाल किया जाए, यानी कि अली अमीन गंडापुर को दोबारा खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बनाया जाए। हालांकि अली अमीन गंडापुर ने खुद इमरान खान के कहने पर इस्तीफा दिया, फिर अपने इस्तीफे की तस्दीक के लिए बाकायदा तौर पर एक खत भी लिखा। सुहेल खान अफरीदी जिस वक्त वजीर आला बने, जब उनको मुंतखब किया गया, उस सारे प्रोसेस के अंदर भी अली अमीन गंडापुर शामिल रहे और शेर अफजल खान मरवत को लगता है कि शायद यह सब कुछ गलत हुआ है, यह आइन और कानून के दायरा कार के अंदर नहीं हुआ और वो पहुंच गए हैं आईनी अदालत के अंदर और वहां पर जाकर कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को उनकी सीट के ऊपर बहाल किया जाए। आप अंदाजा लगा लें। खैर, अली अमीन गंडापुर ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक ट्वीट कर दिया है। उन्होंने कहा जी, मैंने अपने लीडर इमरान खान के हुक्म के मुताबिक बिला किसी तखीर के अपनी वजारत आला के इस्तीफे की हदायत पर अमल दरामद किया और अपना फर्ज अदा किया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के केस या अदालती कार्रवाई के साथ ना मेरा तल्लक है और ना मेरा कोई अमल दखल है। यह अली अमीन गंडापुर की जानिब से बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट दे दी गई है और जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें उन्होंने अपनी वीडियो भी लगाई, अपना इस्तीफा भी लगाया और उन्होंने जो तस्दीक के लिए लेटर लिखा था अपने हाथ से वो भी उन्होंने बाकायदा तौर पर लगा दिया है। तो उम्मीद है कि शेर अफजल खान मरवत साहब को ठंड पड़ गई होगी, पता नहीं वो क्या ज़हन में सोचकर वहां पर गए हैं। वैसे आप जानते हैं कि जो आईनी अदालत है उसको बनाने का मुबैना तौर पर मकसद ही है कि वो काम जो किसी के वहमो गमान के अंदर भी ना हो, जो आइन और कानून इजाजत ही ना देता हो, वो काम जब आईनी अदालत के अंदर जाएगा, वहां पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब बैठे हुए हैं, तो वहां पर भाई आगे फिर कुछ भी हो सकता है। बहरहाल देखते हैं कि आईनी अदालत इस दरखास्त का क्या जवाब देती है। दरखास्त को एंटरटेन करती है या फिर जुर्माने के साथ इसको खारिज करती है। आगे आ जाए। आज महमूद खान चिकजई, अलामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर अली खान और तहरीक इंसाफ के जो दीगर अहम तरीन रहनुमा है, इनका अहम तरीन आज इजलास हुआ है। आज जुमेरात है, कल जुमा है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और दीगर अपोजिशन जमातें मुल्क भर के अंदर एहतजाज करने के लिए जा रही हैं। तो यह एहतजाज किस तरीके से होगा, इसकी हिकमत अमली क्या होगी, कहां कहां पर लोग निकलेंगे, क्या मुतालबात होंगे, हुकूमत को किस तरह का टफ टाइम दिया जाएगा, आज जो असेंबली अरकान है उनको बाकायदा तौर पर हदायत जारी कर दी गई। अब कल देखना यह है कि अपोजिशन किस तरह का इंपैक्ट क्रिएट करने में कामयाब होती है। आया इनके एहतजाज का हुकूमत के ऊपर कोई असर होगा या नहीं होगा, अब यह कल पता चलेगा कि कल किस तरीके से एहतजाज होता है। अब नॉर्मली अगर देखा जाए तो हर एमएनए को और हर एमपीए को अपने अपने हल्के के अंदर जाना चाहिए और वहां पर लोगों को बाहर निकालना चाहिए जो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें। जो भी मुतालबात है वो लेकर प्ले कार्ड्स के ऊपर लिखे हों, रिलीज निकाली जा सकती हैं, बहुत से तरीके हैं पुरअमन एहतजाज करने के। बहरहाल देखते हैं कि तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कल किस तरह का एहतजाज करती हैं। आगे आ जाए जी। कल मैंने गुजारिश आपके सामने की थी कि कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा। आमना शेख साहिबा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खातून रहनुमा है, उन्होंने इमरान खान के हवाले से कहा था कि ये जो मिथ बनी हुई है कि इमरान खान बड़ा पढ़ा लिखा है, ये मिथ तोड़ दे। इमरान खान कोई नहीं ज्यादा पढ़ा लिखा, वो ऑक्सफोर्ड से भी नहीं पढ़ा लिखा, उसने सिर्फ वहां से स्पोर्ट्स कोटे के ऊपर बैचलर किया है, उसको पढ़ा लिखा मत समझे। तो जरा अटेंटिव होकर बैठ जाए, गौर से अब आपने सुनना है जो बातें मैं आपके सामने रखने लगा हूं। पाकिस्तान से मेरे ख्याल से सिर्फ एक सियासतदान है, सिर्फ एक सियासतदान, जिसका नाम इमरान खान है, जो दुनिया के अंदर एक यूनिवर्सिटी का चांसलर रहा और उसने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर इमरान खान रहे हैं और तकरीबन इमरान खान 2005 से लेकर 2014 तक, ये ऑलमोस्ट 9 साल बनते हैं, 9 साल तक इमरान खान इस यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं। पढ़ा लिखा नहीं है इमरान खान, पढ़ा लिखा ना समझे आप इमरान खान को, लेकिन इमरान खान 9 साल तक ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर है। आप अभी उनकी यूनिवर्सिटी के ऊपर जाइए, मैं बल्कि कुछ तस्वीर आपको दिखा देता हूं जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं उनकी यूनिवर्सिटी से, आप देख लें और बाकायदा तौर पर डिटेल लिखी हुई है इमरान खान के हवाले से। अब जरा मुझे बताएं कि नून लीग से, पीपल्स पार्टी से या पाकिस्तान से कोई और शख्सियत जिसका इतना कद काठ हो, जो दुनिया की किसी और यूनिवर्सिटी का चांसलर जाकर लगाओ, जिसको दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी ने कबूल किया हो कि हां भाई इस बंदे का कद काठ है, इसका दुनिया के अंदर नाम है कि हम इसको अपनी यूनिवर्सिटी का चांसलर लगा सकते हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटी का एक अच्छा फेस दे सकते हैं। इमरान खान तो लगा है। चले यार, ये बातें भी छोड़े, आप एक काम करें, इमरान खान तो पढ़ा लिखा नहीं है, मियां साहब तो पढ़े लिखे हैं ना, मियां नवाज शरीफ साहब पढ़े लिखे हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब पढ़े लिखे हैं, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा पढ़ी लिखी हैं, आमना शेख साहबा खुद बड़ी पढ़ी लिखी हैं। ये जरा बेकी एंडरसन को इंटरव्यू दें, जरा ये जरा अल जजीरा के ऊपर जाकर बैठे, जरा बताएं पाकिस्तान के अंदर जो आपने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की है वो आपने किन पॉइंट्स के ऊपर की है। जरा बताएं कि इमरान खान के ऊपर आपने जो 250 के करीब मुकदमात कर रखे हैं वो क्यों है। जरा बताएं कि इमरान खान की बहनों को अडयाला जेल के बाहर आप क्यों नहीं जाने देते, उनकी मुलाकात क्यों नहीं हो रही। जरा बताएं कि ये जो इमरान खान की आंख का मसला बना हुआ, ये सच है झूठ है, ये आलमी मीडिया के ऊपर जाकर जरा बताएं, पता लगे कि कौन पढ़ा लिखा और कौन पढ़ा लिखा नहीं है। जरा कम्युनिकेशन लेवल का तो पता चले ना। इमरान खान की जिस वक्त हुकूमत गिरी थी ना, आलमी मीडिया की लाइनें लगी हुई थी इमरान खान के पीछे
इंटरव्यू के लिए कि हमें इंटरव्यू दें, चाहे उसमें बैकी एंडरसन हो, चाहे उसमें पेरिस मॉर्गन हो, उसमें CNN हो, उसमें रशियन टेलीविजन हो, TRT हो, दुनिया भर का मीडिया इमरान खान के पीछे था कि इमरान खान हमें इंटरव्यू दे। और जिस दिन इमरान खान अडयाला जेल से बाहर निकलेंगे, मेरी बात याद रखिएगा, उस दिन आप देखिएगा कि दुनिया भर का मीडिया पाकिस्तान के अंदर लैंड करेगा इमरान खान का इंटरव्यू करने के लिए, और सबकी कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरीके से जल्द अज जल्द हम इमरान खान का इंटरव्यू कर लें। यह इमरान खान की शख्सियत का कद है, इससे हमें इनकार नहीं करना चाहिए। यह बड़ी सीधी सी बात है। सियासी मुखालफत को जरा थोड़ा सा साइड पर रखना चाहिए। आगे आ जाए जी, अली मूसा गिलानी, जिन्होंने इमरान खान को बाकायदा तौर पर चैलेंज किया कि जी इमरान खान को हवा बनाकर रखा हुआ, इमरान खान को निकाले जेल से बाहर और मैं इसका मुकाबला करता हूं। तो फिर एक दफा गुजारिश करते हैं हुकूमत से कि इमरान खान का मुकाबला करवा दें अली मूसा गिलानी के साथ। बल्कि अगर चले आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते तो आप एक और काम कर लें, कोई और कंपेरिजन कर लें, किसी और तरह का कंपैरिजन कर लें आप। बेशक इमरान खान जेल के अंदर ही है, अली मूसा गिलानी को भी लाकर आप वहां पर अडयाला जेल के करीब आप किसी जगह पर उनको उनका कैंप शैम्प लगा दें और ऐलान कर दें पूरे पाकिस्तान में कि पीपल्स पार्टी वाले या PTI वाले या पूरे पाकिस्तान में जो लोग इमरान खान को वोट देना चाहते हैं वो भी अडयाला जेल के बाहर आ जाए, और जो अली मूसा गिलानी को देना चाहते हैं वो भी अडयाला जेल के बाहर आ जाए। कुछ ना कुछ आप क्रिएट करें, या पीपल्स पार्टी एक जलसा कर ले और PTI भी एक जलसा कर ले और जलसा फैसला कर देगा कौन जीतेगा। तो ये अब आपको जरूर करना चाहिए। और मेरी आपसे गुजारिश है, आपने कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर लिखना है कि अली मूसा गिलानी ने जो चैलेंज किया है, अगर वाकई इमरान खान का इनके साथ आमना सामना हो जाए तो अली मूसा गिलानी और इमरान खान में से कौन जीतेगा, ये आपने बताना है। वैसे आपको ये बताता चलूं कि जनरल इलेक्शन के अंदर इमरान खान पाकिस्तान के वो वाहिद सियासतदान है जिन्होंने 5 सीटों से इलेक्शन लड़ा और 5 की 5 सीटें वो जीत गए थे। अब आगे आ जाए जी, बैरिस्टर शहजाद अकबर जो इमरान खान की हुकूमत के अंदर एक बड़े अहम ओहदे के ऊपर थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक अपील की। वो कहते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ से पुरजोर अपील करता हूं कि खुदारा जस्टिस सरफराज जोगर के खिलाफ रेफरेंस लेकर आए, रेफरेंस दायर करें। उन्होंने कहा कि यह शख्स अपनी जानबदारी अलकादर केस में मुकम्मल तौर पर इमरान खान के खिलाफ जाहिर कर चुका है। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है और क्या नहीं होता। नाज़रीन किराम, एक और बड़ी खबर अहम, आपको पता है कि अभी चंद दिन कबल जो है वो बाकायदा तौर पर साइफर लीक के हवाले से ड्रॉप साइड ने दावा किया था कि ये जो हमारे डॉक्यूमेंट है ये ओरिजिनल साइफर है। अब खबर आई है कि भाई कुछ और डॉक्यूमेंट भी लीक हुए हैं और इन डॉक्यूमेंट का तल्लक उस डिफेंस पैक्ट से है जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान हुआ था। अब एक तरफ साइफर लीक होना और फिर उनका यह दावा कि साइफर जो है वो किसी सिविलियन अदारे ने हमें नहीं पहुंचाया बल्कि मिलिट्री के अंदर से पहुंचाया। दूसरी तरफ ये सऊदी डिफेंस पैक्ट डील का इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स बाहर आना, ये इशारे यही है कि मामला जो है वो अंदर खाते अच्छे खासे जो है वो खराब हो चुके हैं। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले वक्त में इस हवाले से क्या होता है। आगे आ जाए जी, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का लतीफा है जो कि आपको मुद्दतों याद रहेगा, बड़े अरसे तक ये लतीफा आपको याद रहेगा। जनाब मोहतरम इज्जत माब मशीर खजाना खुरम शहजाद साहब, उन्होंने ARY न्यूज के ऊपर मोहम्मद मालिक के शो के अंदर एक इरशाद फरमाया है, मैं तो इरशाद ही कहूंगा इसको। उन्होंने कहा जी ये जो पेट्रोल की कीमतों के अंदर इजाफा हुआ ना, इससे सिर्फ वो तबका मुतासर हुआ है जिनके पास गाड़ियां हैं। जो गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं सिर्फ वो तबका मुतासर हुआ है, जिनके पास मोटरसाइकिल है उनको तो सपोर्ट मिल रही है, उनको तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो मेरी दस्तबस्त आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि मेरे वो भाई, वो बुजुर्ग, वो पाकिस्तानी जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका रोजगार मोटरसाइकिल से जुड़ा हुआ है, जो राइडर्स हैं, आपने बताना है कि आप लोग अफेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, पाकिस्तान इस वक्त शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है कि जहां पर अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आपको पेट्रोल सस्ता मिलेगा, आपके पास गाड़ी है तो आपको डीजल भी सस्ता मिलेगा, लेकिन महंगा मिलेगा, बल्कि सस्ता मिलेगा, महंगा मिलेगा। पेट्रोल भी आपको महंगा मिलेगा, डीजल भी आपको महंगा मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास जहाज है, जेट आपके पास प्राइवेट जेट है, तो वो आपको सस्ता मिलेगा। पेट्रोल आपको मिलेगा 409-10 रुपए और प्राइवेट जेट का फ्यूल आपको मिलेगा 322 रुपए का। मेरे ख्याल को 111 रुपए सस्ता हुआ ही। आप अंदाजा लगा लें, ये पाकिस्तान के हुक्मरान है जिनको अवाम का इतना ख्याल है। जहाजों में डालने वाला फ्यूल जेट जो है वो जेट फ्यूल सस्ता कर दिया और मोटर बाइक और कारों में डालने वाला माशाल्लाह महंगा कर दिया, और ऊपर से इतरा रहे हैं कि भाई ये सिर्फ गाड़ियों वाले इफेक्ट हुए हैं, मोटरसाइकिल वालों को तो कोई मसला ही नहीं। आप अंदाजा लगा लें कि किस लेवल के ऊपर बेहिसी है हमारे हुक्मरानों के अंदर। और अब आगे आ जाए और इंपॉर्टेंट चीज, जनाब मोहतरम इज्जत माब एक हुकूमती रुकन जो है वो बताते हैं, वजीर पेट्रोलियम, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने 6 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल जो है वो अमेरिका से इंपोर्ट किया। आप अंदाजा लगा लें कहां पे अमेरिका, पता नहीं कितने घंटे लगते हैं वहां से क्रूड ऑयल पाकिस्तान आते हुए, और 6 मिलियन बैरल हमने इंपोर्ट किया है सिर्फ इसलिए कि हमारे तल्लुकात डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छे नहीं। अगर आपको आवाम की फिक्र है ना, तो डोनाल्ड ट्रंप आपकी तारीफें करता है, जिसको आप सैल्यूट मारते हैं, उसको कहें कि हमें ईरान से पेट्रोल लेने दे, 15 रुपए फी लीटर पेट्रोल हमें ईरान से मिलेगा। अगर हमें अपनी धरती मां से प्यार है ना, इन लोगों से हमें प्यार है, तो ईरान से पेट्रोल ले सस्ता, ईरान से गैस ले सस्ती। ये आप डोनाल्ड ट्रंप से बात मनवाएं, तब आप दुनिया कहेगी आपको कि वाकई आपने जबरदस्त डिप्लोमेसी की है और अपने लिए आपने कोई फायदा भी हासिल किया। और अगली खबर भी सुन लें, पेट्रोल के ऊपर जो लेवी है, जो टैक्स है पेट्रोल के ऊपर, वो हुकूमत जो है वो मजीद बढ़ाने के लिए जा रही है।
और जो नया हदफ है जो हासिल करना है वो 1730 अरब रुपए है, जो आईएमएफ की नई शर्त है कि लेवी लगा के आपने इतने पैसे इकट्ठे करने। आप अंदाजा लगा लें, क्योंकि हुकूमत के पास और कोई तरीका नहीं है पैसा इकट्ठा करने के लिए, सिर्फ अवाम को निचोड़ना। ये एक शहरी है जिनसे एक न्यूज एंकर ने इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा जी खुदकुशी अगर हराम ना होती तो मैं कर लेता। उन्होंने कहा कि मेरी नान चने की रेडी है, हुकूमत के लोग आए और मेरी कुर्सियां और बेंच उठाकर ले गए। मैं दफ्तर जाकर रोया लेकिन उन्होंने तोड़ दी। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहां पर जाऊं, फीस कहां से पूरी करूं और अपने बच्चों की रोटी मैं कहां से पूरी करूं। यह इस अवाम के साथ किया जा रहा है। सीनियर सहाफी आमिर मतीन वो कहते हैं कि अवाम अपने लिए बिजली खुद पैदा करने के लिए सोलर लगाती है, अपने पानी का इंतजाम भी ये खुद करती है, तलीम भी इसने अपने बच्चों को खुद देनी है, इलाज भी प्राइवेट हॉस्पिटल से खुद करवाना है, हिफाजत के लिए इसने गार्ड भी खुद रखने हैं, चौकीदार अपना रखना है, हर चीज इस अवाम ने खुद करनी है। तो फिर हुकूमत हर साल 2000 से 3000 अरब जो टैक्स अवाम से वो किस खाते के अंदर ले रही है, जब आपने लोगों को देना ही कुछ नहीं। आप अंदाजा लगा। सीनियर साफिया शहबाज राना उन्होंने एक बड़ी अहम बात बताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो कर्जा लिया है वो हुकूमत पाकिस्तान की गारंटी के ऊपर नहीं मिला, बल्कि गारंटी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दी है कि पाकिस्तान को कर्जा दे। तो आगे से वही वजीर खजाना खुर्रम शहजाद साहब कहते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर पाकिस्तान की गारंटी पर नहीं मिला, अगर हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक की गारंटी के ऊपर मिल गया। तो आगे से शहबाज राना ने कहा कि हजूर प्रॉब्लम यह है कि आपकी एज आ खुद मुख्तार मुल्क वैल्यू नहीं है, कोई बंदा आपके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है, यह मसला है। और अली खिजर है उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि वजारत खजाना ने जीरो कूपन बॉन्ड इशू किया है जिस पर हमने 80 अरब रुपए उठाया है, मार्केट से उठाया है, और 15 साल बाद ये जो 80 अरब रुपए हमने लिया है हमने 512 अरब रुपया वापस करना है। यानी कि 15 साल बाद हमारी जो जनरेशन होगी, जो हमारे जो बच्चे होंगे, उनके लिए हम ये पॉलिसी बना रहे हैं कि 80 अरब रुपया ले रहे हैं और 512 अरब रुपया हमें देना पड़ेगा। आप अंदाजा लगा लें, ये हमारे हुक्मरान कर रहे हैं। आगे आ जाए शबर जैदी जो कि साबका चेयरमैन है एफबीआर के, इमरान खान के दौरे हुकूमत में थे। उन्होंने कहा जी बड़ी बातें होती हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी के अंदर हिम्मत है ना तो पिंडी राजा बाजार के अंदर जाकर बताए, जो कोई टैक्स कलेक्ट करने वाला ऑफिसर है, सिर्फ यह बता दे कि पिंडी राजा बाजार के अंदर दुकानें कितनी हैं, अकबर मंडी के अंदर कितनी दुकानें हैं, और फैसलाबाद जो सूत्र मंडी है वहां पर कितनी दुकानें। उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्ट करना तो बड़ी दूर की बात है, कोई वहां पर घुस कर ही दिखाए, चाहे वो कोई मिलिट्री का जनरल ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि यह हालात वाकयात है कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको कोई हाथ नहीं डालता। अवाम के लिए कर दे महंगा आप पेट्रोल, अवाम के लिए आप कर दे महंगी आप बिजली, टीका लगा दे आप अवाम को। मतलब 8-900 रुपया लोगों का बिल है, 2-2 हजार रुपया लोगों का बिल है, और ऊपर 3-4 हजार रुपया टैक्स आ रहा है बिजली के बिलों में। यह पाकिस्तान की आवाम के साथ हो रहा है।